स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम टोटल 30 बाइट्स आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जहां पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक प्रमोशन से रिलेटेड अपडेट्स, जो भी कोई नई चीजें हैं उनके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो जो पहला हमारा आज का ये टॉपिक है, दैट्स रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन बल्क डिपॉजिट्स। तो बल्क डिपॉजिट्स को लेकर के यहां पर अपडेट मिलता है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैटेगराइजेशन को अपडेट कर दिया है फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि यूसीबीज के लिए किया गया। यानी सर्कुलर की डेट देखिएगा सर्कुलर की, ये यहां पर 1 जनवरी 2024 का सर्कुलर है। सो पहले यहां पर एक बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो जो मास्टर यहां पर गाइडलाइंस डायरेक्शंस दी गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टुवर्ड द कोऑपरेटिव बैंक्स इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स, जो कि 2016 के हिसाब से थी, उनके हिसाब से अगर हम सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, तो जो भी यहां पर डिपॉजिट लिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, जहां पर अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है, उसको बल्क डिपॉजिट में काउंट किया जाता था। ये अब तक की कहानी की बात है। यानी कि अगर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट है एंड उसका अमाउंट 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे हम बल्क डिपॉजिट में काउंट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रिव्यू जो दिया गया है उसके हिसाब से जो ये पर्टिकुलर अमाउंट था, इसको इनहैंस कर दिया गया। किसके लिए? कौन सी कैटेगरी के लिए? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी है, जो स्पेसिफिकली टीयर 3 एंड टीयर 4 में, कौन सी टीयर में? टीयर 3 एंड टीयर 4 कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए इस अमाउंट को चेंज कर दिया गया है। एंड वो अमाउंट अब जो है वो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है। यानी कि अगर अब टर्म डिपॉजिट, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट जो है, उसमें अमाउंट फॉर द टीयर 3 एंड टीयर 4 कैटेगरी अर्बन स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स इज ग्रेटर देन 1 करोड़, वो 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ है, तब उस केस में उसको बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ टीयर 3 टीयर 4 के लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होने वाली है। तो अकॉर्डिंगली जो बल्क डिपॉजिट है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, उसका मतलब अब ये बनता है कि टीयर 3 टीयर 4 अगर आप कैटेगरी में है, टीयर 3 टीयर 4 कैटेगरी रीजन है, ये किसी टेरिटरी को लेकर के नहीं है क्लासिफिकेशन में, आपको वो क्लासिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी बता दूंगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर टीयर 3 टीयर 4 अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो वहां पर अगर आपके पास सिंगल टर्म डिपॉजिट जो है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसे हम यहां पर बल्क डिपॉजिट मानेंगे। ओके, ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बेसिकली डेफिनेशंस ये आपकी मास्टर गाइडलाइंस के हिसाब से डेफिनेशंस है, जो अमेंडमेंट यहां पर दी गई है इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो ये रेफरेंस हमने यहां से पिक किया है, राइट। तो ये बेसिकली आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है। अब उसके बाद बात आती है कि जो भी हमारे पास रेलेवेंट सेक्शंस है मास्टर डायरेक्शन के, वो यहां पर ऊपर इंडिकेट किए गए हैं। आप अगर चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट लेते हुए उसको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहां पर अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अब यहां पर बात करते हैं रिलेटेड की एप्लीकेबिलिटी। इनकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर है? तो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सिर्फ वहां पर इनकी एप्लीकेबिलिटी थी और कहीं भी इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। कहने का मतलब है बाकी जहां पर जो कंडीशन थी 15 लाख वाली, वही एप्लीकेबल रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ टीयर 3 टीयर 4 जो कैटेगरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए ये लिमिट चेंज हुई है। बाकी किसी के लिए भी लिमिट ये ऑल्टर नहीं की गई है। फर्दर कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर डिफरेंट कैटेगराइजेशन को देख लेते हैं। तो एक कैटेगराइजेशन मेरे पास होती है टीयर 1 कैटेगराइजेशन। एज पर द टीयर 1 कैटेगराइजेशन, जितने भी आपके पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इररिस्पेक्टिव कि उनका डिपॉजिट साइज क्या है, अगर उनके पास पर्टिकुलरली वो सैलरी अर्नर्स हैं या फिर सिंगल यानी कि सिंगल लेवल पर यूनिट यूसीबीज हैं, तो वो आपके टीयर 1 कैटेगरी में माने जाते हैं। इसके अलावा वो सभी यूसीबीज जिनका जो टोटल डिपॉजिट साइज है वो 100 करोड़ रुपीस तक का है, उनको भी टीयर 1 कैटेगरी में माना जाता है। अगर हम टीयर 2 कैटेगरी की बात करें, तो जिनके पास डिपॉजिट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट साइज है और 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट साइज बन जाता है, उनको हम टीयर 2 कैटेगरी में काउंट करते हैं। वी डू काउंट देम इन टीयर 2 कैटेगरी, राइट। अब जो चेंजेस हुए हैं वो ये वाली 2 कैटेगरीज के लिए हुए हैं, यानी कि टीयर 3 टीयर 4 के लिए। टीयर 3 में वो आपके पास यूसीबीज आते हैं
जहां पर जो डिपॉजिट है वो आपके पास 1,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 10,000 करोड़ तक का है, यानी कि ग्रेटर देन 1,000 करोड़ हो गया, ग्रेटर देन 1,000 करोड़ हो गया, एंड फर्दर अप टू आपके पास हो गया 10,000 करोड़, लेसर देन और अप टू हो गया 10,000 करोड़, वो आपके पास टीयर 3 में आ गया। एंड जहां पर डिपॉजिट साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा है उनको टीयर 4 कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो जो चेंजेस हुए हमारे पास टीयर 3 टीयर 4 को लेकर के यहां पर चेंजेस हुए हैं, राइट। अब हम यहां पर बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक्स एक्चुअल में होते क्या उनके बारे में जान लेते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो उन्हीं के मेंबर्स को बिलोंग करती है जो आपस में इकट्ठे होते हैं, जो एक ही प्रोफेशन में हैं या एक ही कम्युनिटी से आते हैं, सेम लोकल एरिया से हैं, वो सभी इकट्ठे मिल करके एक सोसाइटी बनाते हैं, एक बैंक को बना देते हैं। वो उसके कस्टमर भी हैं, साथ के साथ वो उसके ऑनर भी बन जाते हैं। ये पर्टिकुलरली इसको फॉर्म किया जाता है ताकि जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, ठीक है, सोसाइटी का, उसको अपलिफ्ट किया जा सके, साथ ही साथ हम आपस में एक दूसरे को सेफगार्ड कर पाए मनी लेंडर्स के चंगुल से, ठीक है। मनी लेंडर से हमने अपने आप को बचाना भी है, जो कि मनी लेंडर्स है डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी हम यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली बट ऑल द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका मेन मुद्दा यहां पर यही रहता है कि आप आपस में मिलकर के, लेट्स से केस कि यहां पर ये सभी मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स इकट्ठे हुए, इन्होंने यहां पर कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म कर लिया, अब यहां पर पैसा इकट्ठा हुआ तो इसी पैसे का ये इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का सिस्टम बन जाता है, दैट्स अ कोऑपरेटिव बैंक ओवर देयर, राइट। अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं अगर वो एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि सिंगल स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर होते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, यानी कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है कंसर्न्ड स्टेट का, उसके अंडर वो रजिस्टर होंगे। लेकिन अगर वो मल्टीपल के अंदर वर्क कर रहे हैं, अगर एक कोऑपरेटिव बैंक मल्टीपल स्टेट्स में है, तो उनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके साथ ही जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड भी हैं, एंड जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की गाइडलाइंस है, या जो बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 है, वो भी यहां पर इनके ऊपर एप्लीकेबल रहता है, वो भी इनको मानना पड़ेगा, राइट। अब यहां पर अगर बात के हिसाब से समझे तो हमारे पास दो तरह के मेन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया में। तो दो तरह के हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड दूसरे हमारे पास हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब जैसा कि नाम से ही पता लगता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया में कामकाज करेंगे, जबकि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रूरल एंड जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहां पर कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। फर्दर हमारे पास बात आती है रिलेटेड टू रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया होगा, राइट। एंड अगर हम डिवीजन के पॉइंट से सोचें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम डिवाइड फर्दर कर सकते हैं कि वो स्केड्यूल्ड यूसीबीज हो सकते हैं या फिर नॉन स्केड्यूल्ड यूसीबीज हो सकते हैं। जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि जो 15 लाख वाला जो आपके पास पहले बल्क डिपॉजिट वाला क्राइटेरिया था उसको चेंज करके अभी 1 करोड़ और अबव कर दिया गया है, वो बेसिकली स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ही था, ठीक है। एंड इसके बाद रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के हमारे पास टाइप्स हैं, लाइक वी आर हैविंग द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वी आर हैविंग द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर पीएसीएस यानी कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं इनके बारे में, राइट। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारे पास होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, तो ये आपके ऑपरेट करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर। कौन से लेवल के ऊपर? ये स्टेट लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं एंड ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को जो कि स्टेट के अंदर ही है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट है मेरे पास, यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो यहां पर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो इन दूसरी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड एससीपीज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमने कोऑर्डिनेट करना होता है, यानी कि जो डिफरेंट आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके बीच में जब कोऑपरेशन करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, तो एससीबीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। अब इसके बाद बात आता है हमारे पास डीसीसीबीज यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सेंट्रल लेवल पर नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करती हैं एंड ये इंटरमीडिएट्स के राइट करती हैं, यानी कि जो पीएसीएस है यानी कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल आपके पास क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनके बीच में, एंड जो एससीबीज हैं यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में एक इंटरमीडिएट रहेगी जो कि डीसीसीबी रहेगी, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होगी वो डीसीसीबी को कंट्रोल करेगी एंड फॉर द डीसीसीबी जो है वो आगे कंट्रोल करेगा किसको? कोऑर्डिनेट करेगा पीएसीएस को, राइट।
ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए जो भी उनके स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। फिर हमारे पास ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं यहां पर पीएसीएस, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करती हैं एंड सबसे छोटी इकाई इनको माना जाता है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट के बीच में। एंड फर्दर ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं फार्मर्स के साथ, उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम टाइप्स के हिसाब से समझें तो मेरे पास यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें शेड्यूल्ड है एंड अनशेड्यूल्ड है, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड है। एंड यहां पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो पर्टिकुलरली फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मेरे पास आपके पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, दूसरे मेरे पास डीसीसीबीज हो गए एंड तीसरा मेरे पास यहां पर पीएसीएस हो गए, राइट। ये मेरे पास सारा का सारा अपडेट था रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल द थिंग्स। आई होप कि आपको यहां पर ये अपडेट पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर ऐसे ही और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां आप चाहते हैं अपने अपकमिंग बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए तो वो सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। एंड अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी करें तो सभी बैंक्स के लिए जो एक हमारा स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जल्दी बैंक प्रमोशंस वाली हमारी वेबसाइट जो कि promotions.learningsessions.in के नेम से अवेलेबल है वहां पर जाकर के साइन अप कर लीजिए। बेनिफिट आपको ये होगा कि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको वहां पर बहुत सी वीडियोस एंड जो क्वेश्चंस है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो फटाफट से विजिट कीजिए एंड स्टार्ट प्रिपरेइंग फॉर द सेम। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं आपको अगले अपडेट में। तो इसी तरह के नेक्स्ट आपको बाइट्स मिलती रहेंगी जिसमें आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड अपडेट्स को समझ पाएंगे।